इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बारबारा किंगसोल्वर का लिखा हुआ नॉवल फ्लाइट बिहेवियर को लेकर के। इसका समरी के बारे हम लोग जानेंगे, इसका बैकग्राउंड के बारे जानेंगे और साथ में इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। इस पूरा वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्लाइट बिहेवियर एक क्लाईफाई इन द सेंस क्लाइमेट फिक्शन। ठीक है, क्लाइमेट फिक्शन वो होता है जो आपका जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, या इससे रिलेटेड जो भी इकोलॉजिकल डिजास्टर्स है या जो भी कंसिक्वेंसेस ह्यूमैनिटी को बियर करना पड़ सकता है, उसके बारे जो फिक्शन के द्वारा हम लोग को बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट फिक्शन। ठीक है, ये एक तरीके का एक इमोशनल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द इकोलॉजिकल एंड द साइंटिफिक प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहले डैन ब्लूम ने ये वर्ड कॉइन किया था, क्लाईफाई। तो फ्लाइट बिहेवियर भी उसी तरीके का एक क्लाइमेट फिक्शन है जो हम लोगों को एक स्टोरी भी बताता है ह्यूमन स्मॉल ह्यूमन सोसाइटी का, उनके भी अंदर क्या रिस्पॉन्स होता है एक क्लाइमेट चेंज का, क्या इम्पैक्ट नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी में और नॉर्मल ह्यूमन माइंड में पड़ता है और उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचर प्रॉब्लम में है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है और उसका जो इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटी में पड़ रहा है, तो कैरेक्टर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं अपना लाइफ में एज ए इम्पैक्टिंग फैक्टर, वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं। सबसे जो मेन कैरेक्टर इसका है दैट इज डेलारोबिया टर्नबो। ओके, ये एक 28 साल की विवाहित महिला है। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी यंग, वेरी एम्बिशियस, बट द प्रॉब्लम इज कि पॉवर्टी ने उसका जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें उसको बांध के रखा है। वो अपने इच्छाओं का, अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही, वो अपना लाइफ को अपना हिसाब से जी नहीं पा रही बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी एंड बिकॉज ऑफ हर अदर फेमिलियल रेस्ट्रेंट्स। उसके इन लॉज जितने भी है वो उसको कुछ खास मदद नहीं करते। उसके जो हस्बैंड है, ठीक है, उनका नाम है कब। कब क्या करते हैं, है तो वो अच्छे आदमी लेकिन वो काफ़ी पैसिव है। ठीक है, वो अपना जो पेरेंट्स है उन्हीं का बात मान के चलते हैं, अपना वाइफ को हमेशा एक्टिवली सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और उनका वो बाई प्रोफेशन वो एक फार्मर है। ही इज़ पुअर, ही इज़ फार्मर एंड द प्रॉब्लम इज ही डजंट हैव एन एम्बिशन लाइक डेलरोबिया। उसका जैसे एक एम्बिशन है कि लाइफ में कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का, लाइफ को आगे बढ़ाने का, उसका हस्बैंड कब का वैसा कोई एम्बिशन नहीं है। इसी वजह से वो क्या करती है, मिसमैच हो जाता है और वो थोड़ा सा हाईली एजुकेटेड भी है इन कंपैरिजन टू हर हस्बैंड, इसीलिए भी उसके ससुराल वाले उसको कुछ खास पसंद करते नहीं हैं। ठीक है, ये पूरा टर्नबाउ फैमिली के ऊपर ही लागू होता है। जैसे उसका ससुर बियर टर्नबाउ या फिर उसका सासू माँ मदर इन लॉ हेस्टर टर्नबाउ, दोनों उनका मदर इन लॉ तो कभी डेलरोबिया को उसका क्या भी इच्छा है, उसका अपना क्या एम्बिशन है, उसको कभी अप्रूव नहीं करती, हमेशा उसको कुछ ना कुछ बात से इंसल्ट करती रहती है। और उसके जो फादर इन लॉ है बियर टर्नबाउ, वो भी काफ़ी पैट्रियार्कल थिंकिंग के हैं और वो भी इनको एज अ फादर या एज अ गार्जियन फिगर नहीं ट्रीट करते हैं, रादर एज अ कॉलोनियल मास्टर या एज अ पैट्रियार्कल मास्टर ट्रीट करते हैं, जहां वुमेन का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इस क्लाइमेट नॉवल में बोथ women and nature have been portrayed as subordinated matter। ओके, जिसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है, पैट्रियार्की। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे साइमल्टेनियसली दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या हो गया कि बियर टर्नबाउ जो है इनका एक लॉगिंग प्लान है। लॉगिंग प्लान इन द सेंस कि ट्री काट करके उसमें प्लांट बिठाना उस जगह में। अब समस्या ये है कि डेलारोबिया को ये पसंद नहीं है। डेलारोबिया ने उनको काफ़ी बार समझाने का कोशिश किया है। इवन डेलारोबिया का हस्बैंड इन द सेंस कब, उसका बेटा, उसने भी उसको कई दफ़ा समझाने का कोशिश किया है, लेकिन किसी का बात उसने नहीं माना। वो अपना लॉगिंग प्लांट चालू करते गया और ट्री काटते गया, पेड़ काटते गया विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट्स कंसिडरेशन। इन नॉवल का जो सेटिंग है दैट इज सदर्न एपलेशिया। ठीक है, उसमें टेनेसी में एक फार्म है, एक छोटा सा गांव है एपलेशिया के बगल में, उसी में ये पूरा घटनाएं जो है वो टर्नओवर होती रहती है। अब इसमें शुरू कैसे कहानी होती है, अपना चारों तरफ का क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट से तंग आकर के, अपना बेरंग जिंदगी से तंग आकर के डेलारोबिया का क्या करती है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट करती है और एक यंग टेलीग्राफ इंजीनियर के साथ वो जाती है इलिसिट अफेयर करने। एक बगल में ही एक हंटिंग हट है, वहाँ पे
वो दोनों एक साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो बगल में ही जो वो माउंटेन है एपेलेशिया, वहाँ पे वो हिल्स में एक बड़ा अजीब सा दृश्य इनको दिखता है। लगता है दूर से जैसे पूरा जो फॉरेस्ट है ना, ग्रीन फॉरेस्ट है, वो जल रहा है, पूरा ब्राइट ऑरेंज फ्लेम उसमें दिख रहा है। बट एक्चुअली वो होता क्या है, दैट इज नथिंग बट अ होल फ्लॉक ऑफ मॉनर्क बटरफ्लाइज लैंडिंग इन द माउंटेन इन द हिल। ठीक है, ढेर सारे जो मॉनर्क बटरफ्लाइज होते हैं वो एक साथ आकर के सारे पेड़ों में उतरते हैं, और क्योंकि उनका कलर ब्राइट ऑरेंज होता है तो देखने में लगता है जैसे पूरा फॉरेस्ट क्या है, जल रहा है अपना ही अंदर का फ्लेम से। ये बहुत खूबसूरत एक दृश्य होता है। बट द प्रॉब्लम इज, कोई ये समझ ही नहीं पाता है कि दिस इज अ डायर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि मॉनर्क बटरफ्लाइज जो होते हैं ना, ये माइग्रेटिंग क्रिएचर्स होते हैं। ये नॉर्थ टू साउथ माइग्रेट करते हैं अपना जो चेंजिंग क्लाइमेट है उसको साथ खुद को एकोमोडेट करने के लिए। तो क्यों इन इतने सारे बटरफ्लाइज को एक साथ आके उतरना पड़ रहा है? क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वो और बच नहीं रहा है, या उसमें उनका नॉर्मल लिविंग कंडीशंस बच नहीं रहा है ड्यू टू द चेंजिंग वेदर्स, ड्यू टू द इंक्रीजिंग हीट ऑफ द होल ग्लोबल। अब इसको लोकल्स कहते हैं किंग बिलीज। जो बटरफ्लाई मॉनर्क बटरफ्लाई होते हैं ना, इसको किंग बिलीज कहा जाता है। तो अब सब इसको एक अट्रैक्शन बना लेते हैं। ये सारे जो मॉनर्क बटरफ्लाइज एक साथ आकर के जमा हो रहे हैं, इनको सब कोई अपना अलग अलग निगाहों से इंटरप्रेट करते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है या इसका क्या सिग्निफिकेंस निकल सकता है। जैसे बियर और हेस्टर टर्नबाउ, मतलब जो फादर एंड मदर इन लॉ ऑफ डेलरोबिया है, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो बगल वाला जो पार्क है ना, या जो भी यहाँ के अथॉरिटीज़ है, वो डिसाइडेड किए हैं कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना है, और उसका थ्रू क्या करना है, पैसा जनरेट करना है, और उससे अपना जो डेट है वो कर देना है, वो चुकता कर देना है। इसलिए ये लोग ये बटरफ्लाइज को यहाँ पे मंगाए हैं। दिस इज़ अ मैन मेड थिंग, ऐसा उन दोनों का मानना है। फिर जो फेदर टाउन के अधिवासी हैं, उनका मानना है कि ये एक रेजरेक्शन है। ठीक है, ये एक सेकेंड अपीयरेंस ऑफ गॉड है, या रिक्रिएशन, री इनकारनेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ है। ठीक है, ये एक रिलीजियस मैसेज है सबके लिए। जाहिर सा बात है वो भी अपना हिसाब दिमाग लगा रहे। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर है, उनका नाम है टीना अल्टनर। वो भी क्या कर रही है, वो इस चीज़ को एज ए ब्रेकिंग न्यूज़ चला रही है। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य क्या है कि अपना टीआरपी बढ़ाना, अपना न्यूज़ चैनल को आगे बढ़ाना, एडवर्टाइजमेंट लाना। तो सब कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा है, कोई भी इसका असल कारण लेके चिंतित नहीं है। फिनोमेना सेम है, फैक्ट सेम है, बस उसको अलग अलग हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, और वो भी किस निगाह से, जिस इंटरप्रिटेशन से वो लोग को खुद का कोई ना कोई एंगल से फायदा पहुंचे, उस हिसाब से सोच रहे हैं। असली कारण क्या है, जो क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल डिजास्टर, इसको लेके कोई चिंतित है ही नहीं। यहाँ तक कि बियर टर्नबाउ तो इतना दूर तक चल गए थे कि उनका लॉगिंग प्लान के बीच में ये बटरफ्लाइज आ रहे थे। ऑब्वियसली बात है कि आप पूरा पेड़ काट के साफ करके प्लांट लगाओगे, और बीच में अगर इतने सारे बटरफ्लाइज एक साथ मतलब क्लम्प अप करके रहेंगे, तो वो आपका लॉगिंग प्लांट करने में असुविधा होगा, दिक्कत होगा। तो डीडीटी स्प्रे करके इन सारे किंग मतलब मॉनर्क बटरफ्लाइज जो है, इनका एक बड़ा तादाद को मारने भी मतलब उद्यत हुए थे। ठीक है, यहाँ तक वो आगे बढ़ गए थे कि उनको इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको बस अपना मनी माइंडेड है, उनको अपना काम से, अपना प्रॉफिट से मतलब पड़ता है। उनका सामने जो भी आएगा उनका रास्ता में, उसको वो हटा देंगे, चाहे उसमें इकोलॉजी बर्बाद हो, बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो, उनको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नया कैरेक्टर आता है, दैट इज ओविड बायरन। ओविड बायरन कौन है? ये एक बायोलॉजिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, जो कि ये सारी चीज़ों को लेके स्टडी करता है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ क्रीचर्स, प्लांट्स, ठीक है, ये सब लेके स्टडी करता है। तो वो जब यहाँ पे आता है और ये मॉनर्क बटरफ्लाइज को देखता है, तो स्टडी करके वो समझता है कि ये क्लाइमेट चेंज का ही एक इम्पैक्ट है, जिसका वजह से ये सारे एक झुंड बना के यहाँ पे आए हैं। और ये अपना मजाक मस्ती का समय नहीं है, ये अपना प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है, ये सोचने का वक्त है और कुछ कर गुजरने का वक्त है, जिससे कि इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है, इतना एडवर्स इम्पैक्ट जो है, इसको हम लोग कुछ हद तक तो रिवर्स कर सके, या कुछ हद तक इससे हम लोग खुद को और नेचर को भी बचा सके। तो वो आकर के एक पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करता है। ठीक है, डेलरोबिया को भी वो आकर के समझाता है।
ठीक है। और डेलारोबिया भी उसको उसके साथ बातचीत करना उसको पसंद आता है, उसको एक इमोशनल बॉन्ड तैयार होता है, क्योंकि एक्चुअली उसका घर में तो कोई उसको समझता नहीं है, ना उसका हस्बैंड उसको समझता है, ना उसका फादर इन लॉ मदर इन लॉ उसकी बात सुनते हैं, ठीक है, कोई उसका कुछ नहीं सुनता है। लेकिन ये ओविड बायरन पहला व्यक्ति है जो उसको सुन रहा है, जो उसको समझ रहा है, और जो उसको भी कुछ सिखा रहा है कि क्यों ये बटरफ्लाइज आए हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है, कैसे ये इम्पैक्ट कर रहे थे। एक तरीके से ये एक इनलाइटनिंग फिगर की तरह काम करते हैं ओविड बायरन। प्लस ये ऑथोरियल माउथ पीस का भी काम करते हैं, क्योंकि किंग सॉल्वर खुद जो जो चीज़ बोलना चाहते हैं फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर पब्लिक अवेयरनेस, वो बायरन का थ्रू वो बुलवाते हैं, ठीक है। हालांकि डेलरोबिया का साथ उसका इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होने के बावजूद भी वो कोई एंड तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ओविड का उद्देश्य कंप्लीटली अलग है और डेलरोबिया भी अपना अलग इमोशनल वर्ल्ड में है। दोनों में कम्युनिकेशन तो हो रहा, दोनों में कुछ मतलब सिमिलैरिटीज भी है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक देम कनेक्ट एट देयर सोल लेवल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, एक और कैरेक्टर यहाँ पे आता है जिसका नाम है लेटन एकिंस। ये भी क्या करता है, ये पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करता है कि कैसे पेड़ काटे जाने का वजह से सब चीज़ मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बारिश रुक गया है, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये ख़त्म होते जा रहा है। तो क्यों इन ये सब रोकना ज़रूरी है, ये सब अवेयरनेस वो आदमी में फैलाता है। इससे आदमी कुछ कुछ तो समझते भी है, सारा आदमी समझते हैं ऐसा बात नहीं है, बट कुछ आदमी समझते हैं। डेलेरोबिया खुद समझती है और वो अपना एक्शंस में भी कुछ सुधार लाती है, वो अपना व्यू पॉइंट में कुछ सुधार लाती है, ठीक है। जैसे एक जगह दिखाया जाता है कि वो एक प्रेग्नेंट यू यानी कि जो शी लैम्ब होती है उसको बचाती है, एक न्यू बॉर्न जो लैम्ब है उसको भी वो रेस्क्यू करती है, ठीक है। तो ये जो उसका एफर्ट है कि इकोलॉजी को सेव करने के प्रति, नॉन ह्यूमन लाइफ को भी वैल्यू देने के प्रति, ये एक नया चीज़ है जो उसने सीखा है, ठीक है। तो और इधर कब क्या सोचता है कि जब से ये मोनार्क बटरफ्लाइज आए हैं तब से क्या उसका जो वाइफ है डेलरोबिया, उसमें एक चेंज दिखने को मिला है, और बाकी सब भी डेलरोबिया का बात थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मीडिया में भी उसको लेके कुछ कवरिंग्स हो रहा है, तो सब जगह उसका एक वंडर वुमन जैसा पिक्चर, एक आइडियलाइज्ड वुमन जैसा पिक्चर बना हुआ है। तो वो भी इस चीज़ को लेकर खुश है कि चलो इसी बहाने मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी कुछ मॉनेटरी गेन्स हो जाएगा। तो डेलरोबिया छोड़ करके बाकी सब क्या है, बस अभी भी अपने अपने फ़ायदे को लेके चिंतित है। हम्म। डेलरोबी एक रियलाइजेशन करती है कि पहले मैं ब्लाइंड थी, अभी मैं देख पा रही हूँ। किस लिहाज से कि इकोलॉजिकल चेंजेस मेरे आंखों के सामने ही हो रहे थे, डैमेजेस, ग्लोबल वार्मिंग, सब चीज़ मेरे आंखों के सामने ही हो रहे थे, बट मैं इसको ओवरलुक करती जा रही थी, मैं कभी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी बिकॉज ऑफ माई सोशियो पॉलिटिकल, माई फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है। ये सब लेके मैं इतनी घिरी हुई रही, मेरे फैमिलियल प्रेशर्स, मेरे इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट में मैं इतना सीमित थी कि कभी मैं इतना बड़ा एक ब्रॉड कंसेप्ट जो है ग्लोबल लेवल सबको इम्पैक्ट करता है वो मुझे दिखा ही नहीं कि, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ, अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, तो अब मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये भी देखने वाला बात है कि सिर्फ वो नेचर रिलेटेड एक्शन लेने का बात नहीं कर रही, जैसे ही वो बड़ा चीज़ ब्रॉडर इम्पैक्ट में उसका विजन आ गया, तो वो नेचर को भी उसका प्रति भी सिंपैथेटिक हो गए, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए अपना लेवल से कोशिश कर रही थी। बट वो अब अपना ज़िंदगी का भी बारे समझ पाई कि मैं जो यहाँ मेरे पास इतना अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है, आई एम यंग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्मार्ट, तो मैं अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन मैं एक अनकम्पिटेंट हस्बैंड के साथ हूँ, उसके साथ मेरा मैच नहीं करता, उसके साथ मेरा एम्बिशन मैच नहीं करता, मेरा मेंटल वाइब नहीं मैच करता, तो अगर मैं यहीं पड़ा रहूँ, यहीं अटका रहूँ, तो मैं लाइफ को वेस्ट अवे करूँगा, मुझे ये नहीं करना। वो एक बोल्ड डिसीजन लेती है कि मैं अपना हस्बैंड को, अपना जो भी फैमिली है, बच्चे हैं, उसको तो दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक का नाम था प्रेस्टन और दूसरे का नाम था कॉर्डेलिया, ठीक, एक बच्चा एक बच्ची थी, ठीक है। वो डिसाइड करती है सबको वो छोड़ करके क्या करेगी, अपना यूनिवर्सिटी में दोबारा ज्वाइन करेगी और अपना लाइफ को एक नया सिरे से स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो रॉन्ग मैरिज है जो जिसने उसका लाइफ को बर्बाद करके रखा है, ये वो छोड़ के चल जाएगी। ये बात इवन वो अपना बेटे से कहती भी है, प्रेस्टन से कहती भी है कि मुझे तुम्हारे लिए एक नया एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है, ठीक है, कि तुम्हारी जो मदर है यानी मैं, मुझे एक नया लाइफ मिला है और मैं अब से यूनिवर्सिटी जाऊंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा तुम्हारा जो कांटेक्ट है वो हमेशा के लिए टूट जा रहा है, मैं तुमसे मिलती रहूँगी।
और तुमको अगर कुछ चाहिए तो बोलो। तो उसको अच्छे से पता था कि उसका आईपैड बहुत पसंद है, तो वो उसको अलग से एक आईपैड दिला देती है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना नॉवेल का, ये थोड़ा सा क्लमजी इसीलिए लगता है कि एक मदर के लिए अपना संतान से बिछड़ना, ठीक है, या उसको अपना ये फाइनल डिसीजन बताना कि मैं सब कुछ छोड़ करके जा रही हूँ अपना खुद का पर्सनल एम्बिशन फॉलो करने, तो ये थोड़ा सा इमोशनली और मैच्योर हो सकता था, ये थोड़ा सा और फीलिंग्स वाला हो सकता था। इसको काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और मैकेनिकल तरीके से दिखाया गया, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल तरीके से दिखाया गया। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है जो पूरा नॉवेल का मज़ा को थोड़ा सा तो ब्लर करता है, बट स्टिल अगर आप फिर भी पूरा नॉवेल को देखो तो उसका ये जो डिसीजन है ना, ये एक तरीके से आप नेचर का हिसाब से समझ सकते हो कि फ्लाइट बिहेवियर, यानी वो भाग रही है, वो एस्केप कर रही है, उसका बिहेवियर से ये पता चल रहा है। और नेचर भी आज वही कंडीशन में आके खड़ा है, ह्यूमैनिटी भी वही कंडीशन में आके खड़ा है कि हम सब के सामने एक डिजास्टर आ रहे हैं, एक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर आ रहा है। व्हाट इज दैट? दैट इज क्लाइमेट चेंज, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। इसका वजह से मतलब ऐसा दुर्घटनाओं का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है जिसका मतलब कंट्रोल हम लोगों के अपना हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम लोग का ज़िंदगी तबाह कर देगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी नॉवेल के एंड में आता है कि उसका जो घर है ना छोटा सा, एक आइस कैप रहता है, आइस कैप तो नहीं कहा जा सकता, मतलब आइस मेल्ट, बर्फ़ का एक गोला जैसा रहता है संचय उसका हिल का बगल में। अब जैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्प्रिंग है वो डीले करके आता है, तो वो मेल्ट हो जाता है एक्स्ट्रा वार्मथ की वजह से, और उसी का वजह से एक छोटा सा सर्ज आता है, और वो सर्ज आकर के एक तो लहर जैसा आता है, सैलाब जैसा आता है, और उसमें डेलरोबिया का घर जो है वो बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, धुल के साफ हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से एक सिग्नल है कि ये सिर्फ डेलरोबिया का अकेले का प्रेडिकामेंट नहीं है, ये पूरा दुनिया का प्रेडिकामेंट है। अगर हम लोग अभी भी नज़रअंदाज करते रहे तो एक दिन पूरा दुनिया ही ऐसे वाइप आउट हो जाएगा। और ये एक रियलिटी है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे ही कैटास्ट्रॉफ आ रहा है, इसको हम लोग अब रोक तो नहीं सकते कंप्लीटली, तो आइदर हम लोग खुद का बर्बादी हम लोग को देखना पड़ेगा, खुद को बर्बाद होने के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा, या फिर इस कैटास्ट्रॉफ से भागना पड़ेगा। इस कैटास्ट्रॉफ को मतलब जितना संभव हो सके इसको कंस्ट्रेंट करने का ज़रूरी है, इस सिचुएशन से खुद को निकालने का ज़रूरत है। ठीक है, नेचर में भी और डेलरोबिया ने खुद भी वही ऑप्शन अपनाया, अपना कंस्ट्रेनिंग जो लाइफ था उससे भी उसने मुक्ति पाया, और जो बटरफ्लाइज थे वो भी माइग्रेट होकर के जा रहे थे अपना इससे बचने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और सिंबॉलिज्म आप समझ सकते हैं कि बटरफ्लाई को डेड चिल्ड्रन का सोल भी माना जाता है लोकल रिचुअल्स के अनुसार। तो बटरफ्लाई अगर मृत्यु उनका हो रहा, बटरफ्लाई अगर अपना हैबिटेट छोड़ के दूसरे जगह माइग्रेट करने में मजबूर हो रहे, जैसे डेलरोबिया भी मजबूर हो गई थी उसका लाइफ का कंस्ट्रेंट की वजह से, तो ये एक दिखाता है कि सिंबॉलिकली ये जो अपकमिंग चिल्ड्रन है ना, जो अपकमिंग न्यू जनरेशन है, उनका भी ज़िंदगी को आप तबाह कर रहे हो, वो भी भागने में मजबूर हो जा रहे हैं हम लोग का प्रेजेंट कर्मों का वजह से, हम लोग का प्रेजेंट मैन मेड पोल्यूशन या जो भी आप कह लो, जिसको भी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको अगर हम लोग ना रोके, आज उस पर लगाम ना लगाए, तो आगे का जनरेशन को भी वो मार डालेगा। जैसे डेलारोबिया को उसका अपना ज़िंदगी मार डाल रहा था, उससे बचने के लिए वो निकल गई, चाहे उसमें उसका कुछ भी हो, तो वैसे फ्यूचर जनरेशन का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। ठीक है, तो ये था पूरा नॉवेल का समरी। आशा करता है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सारे वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही और भी नॉवेल, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज या कोई भी चीज़ में आपको हेल्प का दरकार हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिएगा, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।